कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। निखिल की शादी दीपा से तय हो जाती है। घर में शादी की धूम मची हुई है। इस बार सारी जिम्मेदारी निशा के कंधों पर नहीं है, क्योंकि दोनों बेटियां आ गई थी। शादी में मां का हाथ बटाने के लिए गांव से बारात लेकर शहर जाना है। बाराती कौन कौन होगा? गांव से कुछ लोग जाएंगे और कुछ निखिल के दोस्त और ऑफिस के लोग हैं। भाई की शादी में दोनों बहनें बाराती में शामिल ना हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? दोनों बहनें बहुत खुश है कि भाई की शादी में बाराती बनकर जाना है। दोनों ने शहर से अपने लिए नए कपड़े एवं श्रृंगार के सामान लेकर आए। निशा ने दोनों से कह दिया था, तुम लोग अपनी मर्जी से कपड़े खरीद कर ले आना। दीपा के पापा ने बारातियों के ठहरने एवं उनके खान पान से लेकर तमाम चीज़ों में काफ़ी खर्च किए, ताकि कोई कह ना सके कि बेटी की शादी में यह कमी रह गई और वो कमी रह गई। बहुत ही अच्छे ढंग से खुशी भरे माहौल में शादी हो जाती है। निशा ने भी दुल्हन का स्वागत बहुत दिल खोल कर किया। स्वागत में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए गांव से ही कुछ औरतों को उसने अपने घर में बुला लिया था। पूरी रस्मों रिवाज निभाते हुए बहू का गृह प्रवेश हुआ। निशा का मन आनंद से झूम उठा कि घर में बहू आ गई है। बहू का मुखड़ा देखा तो निशा की खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि बहू बहुत सुंदर है। उसने सबके सामने ही अपनी खुशी जाहिर कर दी। भगवान दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मेरी बहू की सुंदरता को कभी कोई आंच ना आए। बहुत सारे गहने, भारी भरकम कपड़े पहनकर नई नवेली दुल्हन पसीने से भीग गई और परेशान हो उठी। आज के ज़माने में भला इतना भारी भरकम गहने और कपड़े पहनकर कौन सी लड़की आरामदायक महसूस करेगी? लड़कियों को तो सलवार कुर्ता या फिर जींस टॉप पहनने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। 2 दिन तो दीपा ने सब्र कर लिया, परंतु तीसरे ही दिन साड़ी और गहने उतारकर सुबह सुबह सलवार कुर्ती पहन ली। अपने सास ससुर को सम्मान देने के लिए उनके सामने सिर पर दुपट्टा जरूर रख लिया। माँ ने तो जो बातें सिखाई थी उसका उसने मन से पालन किया। निशा ने जैसे बहू को बिना गहने और साड़ी के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे बहू का यह रूप देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह तत्क्षण बोल उठी, अरे बहू, अभी तो तुम नई नवेली दुल्हन हो, साड़ी में और गहनों में ही अच्छी लगोगी। सारे गहने भी उतार दिए और साड़ी भी उतार दी, यह तो अच्छी बात नहीं है। गांव के लोग देखेंगे तो बहुत बुराई करेंगे। गांव में ऐसा नहीं चलता बहू, आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है और गांव के लोगों की भी इज्जत है। सासू माँ की बातें सुनकर दीपा ने धीरे से इतना कहा, मम्मी साड़ी पहनकर दम घुट रहा था और गहने भी बहुत भारी भारी लग रहे थे, इसीलिए मैंने उतार दिए। 2 दिन तो हो गए हैं, अब मुझसे इतनी भारी साड़ी और गहने नहीं पहने जाते। हमारी तो सारी उम्र गुजर गई साड़ी में बहू, और गहने भी जितना पहनना होता है जरूर पहनते हैं। तुम तो 2 दिन में ही थक गई, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ी सी रुखाई कहा निशा ने। माँ की बातें बड़ी बेटी सालू के कानों में पड़ी तो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी भाभी का पक्ष लेते हुए कहा, मम्मी आप कैसी बातें करती है? अपने ज़माने से आज के ज़माने की तुलना कर रही हैं। क्या तुम्हारे ज़माने में लड़कियां सलवार कुर्ती पहनती थी, जींस टॉप पहनती थी? नहीं ना। लड़कियां कॉलेज जाती थी, नौकरी करती थी? नहीं ना। अब भाभी को परेशानी हो रही है तो वो परेशान रहे, ऐसा आप चाहती हैं? जिसमें उनको अच्छा लगे वह कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया? वैसे सलवार कुर्ती में क्या बुराई है? पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। रही बात आप लोगों को और गांव वालों को सम्मान देने की, तो उसने अपने सिर पर दुपट्टा तो रखा है ना, और क्या उम्मीद करती हो? बेटा यह गांव है, शहर नहीं है। शहर में जाकर जैसे भी रहे, परंतु जब तक गांव में रहेगी तब तक गांव के हिसाब से ही रहना पड़ेगा ना।
लोग बहुत बातें बनाएंगे। तुम्हें मालूम नहीं है गांव के लोग कैसे हैं। थोड़ी चिढ़ती हुई निशा ने जवाब दिया। मम्मी, गांव के लोगों की बात छोड़ो। सारे गांव के लोगों को खुश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों को जो कहना है कहने दो। भाभी को परेशानी हो रही है साड़ी से, तो उसने साड़ी उतार दी और सलवार कुर्ती पहन ली। अब जिसको जो कहना हो कहे, मैं तो भाभी को परेशान नहीं होने दूंगी। आप अपने विचार बदलो। थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए सालू ने कहा। तू तो बिल्कुल भाभी की तरफदारी कर रही है। जरा मेरे लिए भी सोच। बहू तो कल शहर चली जाएगी, गांव में तो मुझे ही रहना पड़ेगा। निशा ने भी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए जवाब दिया। आपको किसने कहा कि आप हमेशा गांव में ही रहो? अब तो घर में कोई भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं चली जाती पापा के पास? वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। आप तो अपने ही जिद पर अड़ी हुई हो कि गांव में ही रहना है। निखिल ने भी आपको बहुत समझाया, परंतु आप अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। गांव में रहना है और घर की देखभाल करनी है तो करो, जिसमें आपको शांति मिलती है। हाँ हाँ, मैं वही करूँगी जिसमें मुझे शांति मिलती है। मुझे इसमें शांति मिलती है कि बहू जैसी ही रहे, आते ही शहर जैसी बनने की कोशिश ना करें। माँ की बात सुनकर सालू का धैर्य जवाब देने लगा तो वह जोर से बोल पड़ी। आप तो बिल्कुल सासू माँ बन गई हो। अपना जमाना भूल गई कि कैसे किस तरह से दादी आपको परेशान किया करती थी और आप बैठकर रोती थी। अब क्यों आप वह सब बातें भूल गई हो? वही सब दोहरा रही हो आप, जो एक अशिक्षित और गांव की सास अपनी बहू के साथ करती है। आप में और दादी में फ़र्क ही क्या है? मैंने तो सोचा था मेरी माँ अपनी बहू को बहुत प्यार से रखेगी, अपनी बेटी जैसी, परंतु नहीं। आप तो बिल्कुल पूरी सासू माँ बन गई और बहू को बहू ही समझने लगी हो, बेटी नहीं। सालू की बातें सुनकर निशा को अपना अतीत याद आ गया। जब वह पहली बार बहू बनकर घर आई थी, तब सास ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। वह मन ही मन कहने लगी, नहीं नहीं, मैं वह सब नहीं दोहराऊंगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया है। सही कह रही है सालू, फिर मुझ में और मेरी सासू माँ में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं अपनी बहू को अपनी बेटी जैसे रखूंगी। उसे जैसा पसंद है वह रह सकती है, यह उसका ही घर है। अभी से उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी तो अच्छा रिश्ता कभी नहीं जुड़ पाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि हम बहू सास ना रहकर माँ बेटी का रिश्ता जोड़ ले। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी बेटा, नहीं तो मुझसे गलती हो जाती। दीपा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी समान है और यह घर उसका है। वह जैसा चाहे वैसे रह सकती है, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। आज एक बहुत बड़ी भूल होने से तुमने मुझे बचा लिया सालू बेटा। निशा ने दोनों को दो बाहों में भरकर बारी बारी से दोनों के माथे में इसने चिन्ह अंकित कर दिया। उसका मन खुशी से भर उठा, जिसकी आभा उसके मुखमंडल पर स्पष्ट झलक रही है। अपनी सासू माँ से ढेर सारा प्यार पाकर एवं उनका सच्चा मन देखकर दीपा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आज तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। ससुराल में कैसा वातावरण है, कैसा व्यवहार मिलेगा, सोचकर उसके हृदय में भी एक डर बैठा हुआ था। एक तो वह शहर में पली बड़ी, गांव से कोई नाता ही नहीं रहा। गांव का माहौल कैसा है यह उसे पता ही नहीं था, परंतु अपनी ननद सालू का अच्छा व्यवहार देखकर उसे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मन में सारा डर धीरे धीरे निकल गया और ससुराल में वह खुल गई। दीपा ने भी मन ही मन सोचा, जब सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी आज़ादी दी है, तो मुझे भी इनका सम्मान दिल से करना चाहिए। सचमुच गांव के लोग बड़े अच्छे दिल के होते हैं, यह बात तो मुझे गांव आकर ही पता चला। दीपा अब रोज सुबह उठ जाती, नहा धोकर तैयार हो जाती और पूजा पाठ सबसे पहले करती है। उसने सासू माँ को यह सब करते हुए देखा तो स्वयं भी उनका अनुसरण करने लगी। हर रोज सलवार कुर्ती पहनती है, परंतु सिर पर दुपट्टा रखना कभी नहीं भूलती। उसे समझ में आ गया कि गांव में सिर पर पल्लू रखने का रिवाज है, जिसे सम्मान का एक प्रतीक माना जाता है। दीपा पढ़ी लिखी समझदार लड़की है
उसने समझदारी से काम लिया। निशा ने अब अपनी बहू दीपा का दिनचर्या देखा तो मन ही मन बहुत प्रफुल्लित हुई। अपनी बहू के प्रति मन में और ज़्यादा प्यार उमड़ आया। मन ही मन खुश होकर कहने लगी, बहुत समझदार लड़की है, बहुत प्यारी भी है। मैंने उसके लिए न जाने क्या क्या सोचा था। शहर की लड़की है, कैसी होगी, नखरे वाली होगी, जिद्दी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान न जाने क्यों अपने मन में भ्रम पाल लेता है, दूसरों के बारे में राय बनाना शुरू कर देता है, कुछ देखे बगैर, कुछ जाने बगैर। ये बात किसी रिश्ते के लिए कतई उचित नहीं होती। कभी कभी मन के कुविचार रिश्तों के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगता है। मम्मी जी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? नाश्ता आज मैं बनाऊंगी, दीदी के संग मिलकर। दीपा की आवाज़ कानों में पड़ते ही निशा की तंद्रा भंग हुई। हाँ बहू, कुछ कहा तुमने? हड़बड़ी में निशा ने पूछा। जी मम्मी जी, मैंने कहा नाश्ते में क्या बनाना है? नाश्ता तो सालू बना लेगी बहू, तुम अभी नई दुल्हन हो, अभी इतनी जल्दी तुम्हें रसोई घर में जाने की क्या ज़रूरत है? हम लोग हैं ना। नहीं मम्मी जी, बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, इसी बहाने मैं नाश्ता बनाना भी सीख लूँगी। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता, अभी मुझे बहुत कुछ आपसे सीखना है। आज सबके लिए आलू के पराठे बना लो, सब लोग दही और अचार के साथ खा लेंगे, और सबके लिए अदरक वाली चाय भी बना लो। आलू के पराठे, मेरी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छा बनाती है, मुझे भी सिखाया था, परंतु अच्छे से बेलना नहीं आता है, मेरे से गोल नहीं बनते पराठे। अब मैं कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, सालू दीदी से सीख लूँगी। बहू को चुप देखकर निशा भी थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं बहू, सालू बना लेगी, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, अभी इतनी जल्दी क्या है? सासू माँ की बातें कानों में पड़ते ही दीपा को होश आया। नहीं मम्मी जी, मुझे आता है, परंतु बेलते समय कभी कभी बिखर जाते हैं, गोल नहीं बन पाते, वही बातें सोच रही थी मैं सालू दीदी से सीख लूँगी, दोनों मिलकर बना लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। शर्माते हुए दीपा ने कहा, सालू, आज आलू के पराठे किसने बनाए? क्या तुम्हारी मम्मी ने आलू के पराठे में घी की जगह पर सोना डाल दिया है? बड़े स्वादिष्ट बने हैं आज आलू के पराठे, सालू के पापा देव ने खुश होते हुए कहा। आवाज़ कानों में पड़ते ही निशा खुशी से बोल पड़ी, आलू के पराठे आज मैंने नहीं बनाए और न ही घी की जगह पर सोना डाला है, आज आपकी बहू ने आलू के पराठे बनाए हैं, तभी इतने स्वादिष्ट बने हैं। खुशी से मुस्कुराते हुए निशा ने जवाब दिया। बात दीपा के कानों में भी पड़ी। अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी दीपा। ससुराल में आकर पहली बार तो मैंने कुछ बनाया है, वो भी आलू के पराठे। मेरे लिए तो यह बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी थी, परंतु मैं बेवकूफ़ बनाती रही। तुम बड़ी चालाक हो, अपने पति को बेवकूफ़ बना रही हो, झूठ बोल रही हो ताकि मैं कोई फरमाइश ना करूं, बड़ी होशियार हो। मैं किसी को बुद्धू नहीं बना रही हूँ, सचमुच मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। वो तो आज सालू दीदी ने मुझे पराठे बनाना सिखा दिए, उनके साथ मिलकर बनाए हैं, तभी तो इतने स्वादिष्ट बने हैं, भोलेपन से दीपा ने जवाब दिया। चलो, आगाज अच्छा है तो अंत भी अच्छा ही होगा। निखिल दीपा को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। टचवुड, आपकी बात 100% सच निकले, सब कुछ अच्छा हो। मैं इस घर में खुशी और सुख शांति देखना चाहती हूँ। घर के सब लोग बहुत अच्छे दिल के हैं, सचमुच मुझे बहुत अच्छा घर मिला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भावुकता में दीपा की आंखें छलछलाई। उसने नम आंखों से निखिल की ओर देखा तो निखिल ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। दीपा ने अपना सर निखिल के सीने पर रख दिया। बारी बारी से एक एक करके विदा होने लगे। पहले गरिमा की विदाई हुई, वह अपने ससुराल पहुंच गई, फिर सालू की विदाई हुई। आज बारी है निखिल और घर की बहू दीपा की विदाई की। दोनों की विदाई देते समय निशा की आंखें पुनः एक बार फिर नम हो गई। ये आंखें हैं ना, न जाने क्यों
संतानों को जाते हुए देखकर भावुक हो जाती हैं। लाख इन आँखों को समझाओ पर बात समझ में नहीं आती है। मन की भावना पिघलकर आँखों के रास्ते निकलने के लिए बेताब हो जाती है। दीपा मायके जा रही है, उसका मन तो बाग बाग हो रहा है, खुशियों के पुष्प खिलकर, परंतु फिर भी ना जाने क्यों सासू माँ की आंखों में अश्रु नीर देखकर मन द्रवित हो उठा और आंखों की कोरे भी गीली होने लगी। दीपा सासू माँ के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही झुकने लगी, निशा ने उसे अपनी बाहों में पकड़कर अपने गले लगा लिया और कहा, इतने दिन न जाने कैसे बीत गए, तुम सबके साथ पता ही नहीं चला। खुशियों के पुष्प से सारा घर महक रहा था। एक एक करके सब चले गए और पूरा घर खाली हो गया। आज मैं पुनः एक बार अकेली हो गई हूँ बहू, दोबारा जल्दी लौट कर आना, मैं इंतजार करूँगी तुम्हारा। कहते कहते निशा का गला भर आया। मम्मी जी जरूर, मैं लौट कर जल्दी आऊँगी, परंतु इस बार आप अकेली नहीं रहोगी, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, घर गृहस्थी भी सीखनी है और अच्छे अच्छे पकवान बनाना भी सीखना है। अब तक तो पढ़ाई और नौकरी के साथ मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब समय आ गया है, मुझे यह सब सीखना चाहिए। मन भी करता है कि मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं और सबको खिलाऊं। हाँ माँ, हम लोग जल्दी लौट कर आएंगे, आपको ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रहने देंगे, इस बार ज़रूर चलना होगा हमारे साथ। अब जिद मत करना गांव में रहने की, 1 साल बाद पापा भी रिटायर हो जाएंगे तो दोनों को हमारे पास आकर रहना पड़ेगा। कुछ समय के बाद फिर आप गांव में ही भी आकर रह सकते हैं। बड़ी ही समझदारी के साथ निखिल ने माँ को समझाया। बच्चों के चले जाने के बाद निशा को घर में बहुत सूना सूना लग रहा है। घर के कोने कोने में बच्चों की यादें बसी हुई है। जब भी बच्चों की याद आती है, निशा की आंखें नम न हो, यह तो संभव ही नहीं हो पाता। निशा की यह हालत देखकर अब की बार उसके पति देव ने मन बना लिया, इस बार निशा को साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। एक जगह चुपचाप बैठकर आंखों में आंसू लिए निशा कुछ सोचने में मगन थी। उसके पति देव ने आकर कहा, निशा छोड़ो ये रोना धोना, बच्चे अब बहुत अच्छे से रह रही हैं, रोने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलो अपना सामान समेट लो, कल हमें भी निकलना है शहर के लिए। निशा ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, आपका बैग तो तैयार है, और क्या सामान समेटना है, तुम्हारा अपना बैग भी तैयार कर लो। मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे अपना बैग क्यों तैयार करना है, आश्चर्य व्यक्त करते हुए निशा ने कहा, क्योंकि उसके पति ने उसे बताया ही नहीं था कि शहर जाना है। निशा को इस बार सरप्राइज देने वाला था देव, इसीलिए पहले कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि बच्चे चले जाएंगे तो वह रोनी सूरत लेकर बैठ जाएगी, अगर सरप्राइज दूंगा तो खुश हो जाएगी। निशा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पति ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम शहर चलो। इस बार जरूर निखिल पापा को समझा कर गया होगा कि मम्मी को अकेली ना छोड़ो, उन्हें शहर ले जाओ। पति की बात सुनकर निशा ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर कहा, मुझे भी इस बार शहर ले जाएंगे आप। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है मेरे ऊपर। विश्वास भी कैसे होगा, कभी तुम्हें कहा ही नहीं मैंने कि तुम शहर चलो। परंतु इस बार तो निखिल ने मुझे पूरी तरह बदल दिया, मेरी सोच ही बदल गई। मैंने आज तक कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे निशा, मुझे तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देना चाहिए था, परंतु ना जाने क्यों इस तरह का विचार कभी मन में आया ही नहीं। इस बार निखिल ने मुझे कई बातें कहकर झकझोर दिया तो मैंने बैठकर सोचा तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी जब तुम अपने मन की बातें किसी से कह नहीं पाती और आंसू बहाती रहती हो। अपने पति से मन की बातें नहीं कहोगी, पत्नी तो किससे कहेगी। चलो अभी भी देर नहीं हुई है, वैसे भी कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। एक हल्की सी हंसी बिखेरते हुए देव ने कहा। शहर आकर निशा ने अपने पति का घर देखा।
तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पूरे घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। आते ही वह घर को समेटने में लग गई तो उसे देखकर देव ने कहा, कर लेना, अभी तो तुम्हें यहीं पर रहना है और इसी घर को ही संभालना है। अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। आज मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। हमेशा तुम मेरी सेवा करती रहती हो, आज मुझे सेवा करने का अवसर दो। पहली बार पति की ऐसी बातें सुनकर निशा शर्मा गई। शर्माते शर्माते ही कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सेवा करना तो मेरा धर्म है। आप बैठ जाइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यही तो हम गलत करते हैं निशा। सेवा करना केवल पत्नी का धर्म नहीं होता, पति का धर्म भी होता है। निखिल की बातें सुनकर ही मेरी आंखें खुली है। सचमुच आज की युवा पीढ़ी की सोच हम लोगों से काफ़ी भिन्न है। निखिल और दीपा दोनों नौकरी करते हैं तो एक दूसरे की सहायता भी करते रहते हैं और सहायता करने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। जो जीवन का आवश्यक अंग है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। चलो, देर से आंखें खुली पर खुल तो गई। हमारे समाज में हम केवल बेटियों को सेवा की बातें सिखाते हैं, बेटों को नहीं। यह गलत संस्कार बचपन में ही पड़ जाता है। माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है बेटा बेटी दोनों को सही शिक्षा दे, जैसे तुमने दिया। मेरी माँ ने भी अगर ऐसी शिक्षा दी होती तो तुम्हें मुझसे मन खोलकर बातें करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती और ना ही मैं तुम्हारी बातें अनसुनी करता। हमारे ज़माने में पिता पुत्र के बीच में बहुत फासला हुआ करता था। मैं तो अपने पापा से हमेशा दूरी बना कर रखता था, कभी भी उनसे खुलकर कोई बात नहीं कर पाया। उन्होंने भी कभी फासला कम करने का प्रयास नहीं किया। लगता था खुलकर बातें करेंगे तो इज्जत में कहीं कमी ना हो जाए या फिर वह नाराज ना हो जाए। पिता पुत्र के बीच में अहंकार जैसा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। यह बातें मुझे निखिल ने समझाया। दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए ताकि मन में कोई बात गांठ ना कर जाए और दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई ना बन जाए। एक ही सांस में सारी बातें कह गया देव। आज उसे पहली बार निशा जी से भरकर बातें करने का मन कर रहा है। मन में पड़ा हुआ गांठ जैसे आज खुल गया हो। आज पहली बार निशा अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर हैरान सी अपने पति की ओर देखने लगी। पहली बार उनके हाथ की बनी चाय पी रही है। उसका मन खुशी और आत्मसंतुष्टि के भाव से भर उठा। जीवन का यह बदलाव उसे बहुत भाने लगा। चाय पीते पीते उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। निशा के मन की खुशी से होठों पर आकर मुस्कान का रूप ले ली और पूरे चेहरे को आलोकित कर दी। माँ को पापा अपने साथ शहर लेकर गए। यह बात जब सालू और गरिमा और निखिल को पता चली तो तीनों बहुत खुश हुए। क्यों ना खुश हो, माँ अकेली गांव में रहती थी। यह बात तीनों को बहुत सताती थी। एक चिंता हमेशा मन को खलती रहती थी, कहीं माँ की तबीयत खराब ना हो जाए या फिर रात को अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा। तीनों अब चिंता मुक्त हो गए और बहुत खुश भी है। अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है तो वह है निशा। यह नया परिवर्तन, नया जीवन निशा को बहुत भा रहा है। वह तो खुशी खुशी शहर के घर को अपने हिसाब से सजाने संवारने में लग गई। आस पड़ोस के लोगों से भी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई और उम्मीद है दोस्ती भी आगे हो जाएगी। कभी कभी निशा को गांव का घर भी याद आता है, क्योंकि उस घर में वह छोटी सी उम्र में बहू बनकर आई थी। तब से लेकर अब तक का जीवन उसी घर में बीता और घर के कोने कोने से बचपन से इस उम्र तक की सारी यादें जुड़ी हुई है। अम्मा और बाबूजी के साथ बिताए हुए कुछ खट्टे मीठे पल दिल में बसे हुए हैं। निशा अपने काम में मग्न थी। अचानक पति देव ने आकर आवाज़ दी, निशा निशा कहाँ हो? तुम क्या कर रही हो? अरे सालू का फ़ोन आया है, लो सालू से बात कर लो। सालू का फ़ोन आया है सुनकर निशा सारे काम छोड़कर दौड़कर आई और फ़ोन ले लिया। हेलो सालू बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हो? शहर में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, पर गांव की बहुत याद आती है। पता नहीं कैसा पड़ा होगा गांव का घर। मम्मी आप शहर आ गई हो,
तो शहर के घर के साथ खुश रहो, खुश होकर जिंदगी जियो। गांव के घर को कब तक याद करके परेशान होती रहोगी? हाँ, तू ठीक कह रही है। तेरे पापा के साथ रहने का मौका जिंदगी में पहली बार आया है। मुझे यहीं पर खुश रहना चाहिए। इस पल को अच्छे से जियो। कुछ महीनों के बाद गांव चली जाना, एक बार पापा के साथ जाना और पापा के साथ ही फिर आ जाना। अब आपको अकेली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बहुत चिंता होती है। मम्मी, मैं और गरिमा दोनों ने मिलकर तय किया है कि आपके पास आकर कुछ दिन रहेंगे। खूब मज़ा आएगा। सालू और गरिमा की आने की बात सुनकर निशा खुशी समेट नहीं पा रही है। बहुत खुश होकर उसने कहा, क्या क्या कहा तुमने? तुम दोनों आ रही हो? मेरे पास आकर रहना चाहती हो? यह तो बहुत अच्छा किया बेटा। तुम दोनों की बहुत याद आ रही है मुझे। एक बात है सालू बेटा, तुम्हारा अभी 9वां महीना चल रहा है। तुमने क्या सोचा डिलीवरी के बारे में? मैं तो तुम्हारे पास आकर रह नहीं पाऊंगी। तुम मेरे पास ही आ जाओ। छुट्टी लेकर कुछ महीने मेरे पास ही रहना। अपनी सासू माँ और ससुर जी से पूछकर सारे कार्य करना बेटा। उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, समझी? हाँ माँ, उनसे पूछकर मैंने और अनुज ने मिलकर तय किया है कि डिलीवरी तुम्हारे पास कराएंगे और कुछ महीने तुम्हारे पास ही रहेंगे। बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का। तुम्हारे हाथ से बने स्वादिष्ट खाना खाने का। अच्छा हुआ तुम पापा के साथ शहर आ गई। गांव में रहती तो तुम्हारे पास आना संभव नहीं हो पाता। यह तो बताया ही नहीं बेटा। कब आ रही हो तुम दोनों? बस मम्मी, इसी रविवार को हम दोनों आ रहे हैं। बस 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से आ जाओ और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। बाकी आने के बाद बहुत सारी बातें करेंगे मिल बैठकर। अच्छा माँ, फिर मैं रखती हूँ फ़ोन। तुम भी अच्छे से रहना, खुश रहना। अच्छा बेटा। निशा के चेहरे पर खुशी की लालिमा देखकर देव ने पूछा, क्या बात है, इतनी खुश दिख रही हो बेटी से बात करके? मैं आपको बताने जा रही थी, बहुत खुशी की खबर है। सालू और गरिमा दोनों आ रही है मेरे साथ रहने के लिए। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ रही है। वैसे आपको तो पता ही है, सालू का 9वां महीना चल रहा है। डिलीवरी मेरे पास रहकर कराना चाहती है। मैंने भी कह दिया डिलीवरी के बाद कुछ महीने मेरे पास रहना, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं भी सोच ही रहा था कि सालू को बुलवा लेंगे, पर अच्छा ही हुआ उसने खुद ही तय कर लिया आने के बारे में। सालू और गरिमा आई तो निशा दोनों बेटियों में ऐसे रम गई कि समय का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते डिलीवरी का समय आ गया। नर्स ने आकर जब निशा को बताया कि उसने एक बेटी को जन्म दिया, तो उर्मिला का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पहली बार नानी बनने का एहसास इतना सुखद होता है, यह निशा को अब पता चला। यह एक ऐसी खुशी है जिसको समेटना मुश्किल होता है और किसी से कहना भी मुश्किल। उसका मन खुशी से झूले में झूलने लगा। उससे सब्र करते नहीं बन रहा था कब डॉक्टर परमिशन दे और जाकर अपने नातिन का प्यारा सा मुखड़ा देखे। निशा अपने नातिन की देखभाल में ऐसी रम गई कि सुबह और शाम का पता ही नहीं चलता। कब सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में कब ढल जाता है, यह तो ढलने के बाद ही पता चलता है, जब चारों ओर अंधेरा होने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने हो गए और सालू के जाने का समय आ गया। इन 6 महीनों को निशा ने भरपूर जिया।
एक बार पुनः जैसे नातिन के साथ साथ स्वयं का बचपन भी लौट आया था। नातिन को कब खिलाना है, कब नहलाना है, कब उसके साथ खेलना है, बस रात दिन इसी में समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। सालू को लेने उसका पति अनुज आया है। उसको विदा करते समय फिर निशा की आंखें नम होने लगी। ये आंखें है कि नम हुए बिना मानती ही नहीं। पहले तो केवल सालू को विदा करना होता था, परंतु अब तो उसके साथ दिल का टुकड़ा नातिन को भी विदा करना पड़ रहा है। फिर ये आंखें नम हुए बिना कैसे मानेगी। आपने नातिन की गीली आंखों से विदा करते हुए निशा का दिल का कोना फिर एक बार सुना हो गया। निशा का मन समझने को तैयार ही नहीं है कि यही जिंदगी है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी मिलना तो कभी बिछड़ना। निशा का भोला मन इसी सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं होता। पति के घर आने पर शाम को निशा ने मन की बात छेड़ दी। सुनिए जी, चलिए ना, कुछ महीनों के लिए गांव चलते हैं। सालू और गुन्नू के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना लग रहा है। दीवारें जैसे काटने को दौड़ती है। आप तो घर में नहीं रहते, मुझे दिन भर घर में ही रहना पड़ता है। गांव में तो कई लोग मिलने जुलने आ जाते हैं, बातें हो जाती है। शहर में ऐसा कहाँ संभव हो पाता है। गांव में मेरी बचपन की सहेलियां भी है, उनके साथ समय कट जाता है। घर की देखभाल की भी आवश्यकता है। चलकर देखते हैं घर की क्या हालत है। चलेंगे, रिटायरमेंट का बस 1 महीना रह गया है। 1 महीना और रुक जाओ, फिर हम कुछ महीनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही गांव में जाकर रहेंगे। बच्चे आते जाते रहेंगे गांव में, मेरा भी गांव में मन लग जाता है। बचपन के दोस्त गांव में ही तो है। मैंने तो मन पक्का बना लिया है कि गांव में जाकर इस बार जितनी अपनी जमीन है पूरी जमीन में फलों के पौधे लगाएंगे। उन पौधों की देखभाल में समय कहाँ से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब हम नहीं रहेंगे निशा, तब बच्चे आएंगे गांव में और स्वादिष्ट मीठे मीठे फल खाएंगे और हमें याद करेंगे। खुशी की चमक से देव का चेहरा आलोकित हो उठा। आप तो दिन में बैठकर ही बड़े बड़े सपने देख रही है। वैसे बात सही की है आपने, गांव में जाकर हम दोनों के पास कोई काम तो होना चाहिए। पहले तो अपने बच्चों से मन रमा हुआ रहता था, बच्चों से दूर रहकर कहीं ना कहीं मन तो लगाना पड़ेगा। और मन अगर देश की भलाई में लगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पति की बातें सुनकर निशा की उदासी थोड़ी दूर हो गई। उसने पति की ओर देखकर एक मुस्कान बखेर दी। अरे वाह, आजकल तुम तो बड़ी समझदारी की बात करने लगी हो, देश के बारे में भी सोचने लगी हो। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शहर में बहुत देर तक नहीं लग सकता। गांव की बात करते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा की ओर देखकर देव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका पूरा जीवन ही गाँव में बीता, उसका मन शहर में कैसे लग सकता है। गाँव मुझे बुला रहा है, माँ बाबूजी की यादें मुझे बुला रही है। निशा ने भी पति की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी और पूरे वातावरण में जैसे खुशी की चमक फैल गई। गांव आकर घर में प्रवेश करते ही निशा ने देखा घर की हालत बहुत खराब हो गई है। मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं, पूरे घर में धूल ही धूल। फिर क्या था, बिना आराम किए ही लग गई घर की सफाई करने में। ऐसा कभी हो सकता है निशा जहाँ पर हो वह घर गंदा रहे, और वो भी निशा का प्यारा घर जिसमें उसका दिल बसा हुआ है। गांव में आने की खुशी निशा के शरीर में जैसे ऊर्जा भर दी। दुगुने जोश के साथ लग गई अपने घर को फिर से एक बार सुंदर रूप देने के लिए। अरे थोड़ी देर चैन से बैठ लो, घर कहाँ भागा जा रहा है, अब तो यहीं पर रहना है, कर लेना सफाई आराम से। निशा को अत्यधिक उत्साहित देखकर देव ने कहा, इतने गंदे घर में चैन से कैसे बैठूं? पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर नहा धोकर शांति से बैठूंगी। आप भी थोड़ा सा मदद कर दीजिए ना, 1 बाल्टी पानी भर दीजिए। मैं घर में पोछा लगा लेती हूँ, पूरे घर में धूल ही धूल है। घर की सफाई करके नहा धोकर रसोई घर में चली गई निशा। ज़्यादा कुछ तो बना नहीं पाएगी क्योंकि अभी तक घर ठीक से जमा नहीं, केवल दाल चावल ही बना दिया जाए। सोचकर दाल चावल चढ़ा दिया। दोपहर का खाना खाकर निशा थोड़ी देर बैठी थी कि गांव की सहेली मीरा आ गई। आजा आजा मीरा, बैठ जा। कैसी है? बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ तुझसे, खुशी से चहकते हुए निशा ने कहा। मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है? सुना अपनी, कैसा रहा शहर में रहना?
शहर का जीवन खुशी जताते हुए मीरा ने पूछा। शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था मीरा, गांव की याद बहुत आ रही थी, तुम सबकी बहुत याद आती थी। गांव में जैसे एक दूसरे से मिलकर बातें करते हैं, शहर में ऐसा नहीं हो पाता है, सब अपने अपने घरों में व्यस्त रहते हैं। जैसे अभी तू आ गई बिना पूछे। शहर में कहीं जाना है तो पहले देखना पड़ता है कि सामने वाले के पास समय है कि नहीं है, फिर घर की घंटी बजाओ। यहाँ तो बिना घंटी बजाए तू घर के अंदर चली आई, ऐसा काम होता है शहर में। मुझे वो बंधन पसंद नहीं आता। बाद में मेरी दोनों बेटियां आ गई थी मेरे पास, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सब लोग चले गए तो घर बहुत सूना सूना लग रहा था। हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ, मैं नानी बन गई हूँ, सालू की बेटी हुई है, बहुत प्यारी है। अरे बधाई हो नानी जी, दूर से क्यों बधाई दूँ, आ गले लग जा। हंसकर मीरा निशा के गले लग गई। अब देख, गांव में मेरा दिल इसीलिए लगता है, कितना अपनापन है हम लोगों में। शहर में अपनापन जोड़ नहीं पाई, सब लोग थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया। हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो, या फिर शहर की जिंदगी मुझे रास नहीं आई हो। अब तो मैं हमेशा के लिए गांव आ गई, अब मेरी अर्थी गांव से ही उठेगी। अरे शुभ शुभ बोल, इतनी जल्दी मरने की बात क्यों कर रही है? अभी तो तुझे बहुत लंबी जिंदगी जीना है, नानी बनी है, अभी दादी भी बनना है। नाती पोतों को पालकर अच्छी शिक्षा देकर बड़े काम करने हैं, उनका शादी ब्याह करना है, बहुत सारे कर्तव्य अभी बाकी है। हंसते हुए मीरा ने निशा को छेड़ा। हाँ तो सच कह रही है, पर मैं सच कह रही हूँ, मैं अब शहर नहीं जाने वाली। अगर तेरी बहू ने बुला लिया तब तो जाना ही पड़ेगा। क्या बहू की डिलीवरी के समय नहीं जाएगी? ऐसा हो सकता है भला? मैं निशा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुस्कुराते हुए मीरा ने कहा। तूने सच कहा मीरा, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। बड़ी चतुर है तू, तेरे संग बातें करके मन खुश हो जाता है। शाम होने को है, चल दोनों मिलकर रसोई घर में चलते हैं, चाय बनाते हैं, इनको भी चाय बना कर देती हूँ। दोनों उठकर रसोई के घर की ओर चल दी। गांव की निशा कुछ महीने शहर में रहकर पुनः लौट आई तो उसे गांव की जिंदगी भाने लगी। पुनः अपने घर गृहस्थी में रम गई निशा। घर गृहस्थी भी क्या, केवल 2 ही लोग हैं, परंतु रोज शाम को गांव की कोई सहेली या पड़ोसन आकर बैठ जाती है और गांव भर की खबर देती है, तो निशा का मन भी बहल जाता है। उनके संग बातें करके शांति काकी की बेटी की शादी हुई कि नहीं, कोमल मौसी की बहू को कोई बच्चा हुआ कि नहीं, किशन ताऊ की विधवा बेटी अभी तक घर में बैठी है या उसकी शादी हो गई, आदि आदि खबरों से रोज निशा अवगत होती और रस लेती बातों में। निशा का पति देव भी सेवानिवृत्त जिंदगी का आनंद ले रहा था। कभी किसी दोस्त के घर जाता, तो कभी किसी चाचा के घर, तो कभी किसी मौसा के घर, कभी पूजा मंडप में जहाँ पर रोज शाम को पंचायत मंडली बैठा करती है, वहीं जाकर बैठ जाता, तो पूरे गांव की खबर लेकर आता और रस लेकर निशा को भी बताता। अभी तक तो निशा सासू माँ और ससुर जी तथा बच्चों के साथ घर गृहस्थी में रमी हुई थी, परंतु अब अपने पति के साथ जीवन का एक नया अनुभव मिल रहा है। जीवन का यह परिवर्तन उसे अच्छा लग रहा है। देव ने अपनी जमीन पर फलों के पौधे भी लगाए। रोज उसकी देखभाल करने में दोनों का बहुत सारा वक्त निकल जाता है, खुशी भी बहुत मिलती है उस कार्य से दोनों को। देव को देखकर गांव के कुछ और लोग भी इसका अनुसरण करने लगे। धीरे धीरे सबकी खाली जमीन में हरियाली छाने लगी। अब गांव पहले से ज़्यादा हरा भरा तथा सुंदर दिखने लगा। लोग अपना जो समय बेकार की बातों में बिताते थे, वो समय सब अच्छे कार्य में लगाने लगे। धीरे धीरे दूसरे गांव में भी यह बात फैलने लगी और देव तो गांव गांव में विख्यात हो गया। गांव में आए हुए निशा को अभी कुछ ही महीने हुए हैं। जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप से चल ही रही थी। एक दिन अचानक निखिल का फोन आया और उसने बताया कि दीपा की तबीयत ठीक नहीं है, दोनों को अपना सामान समेटकर पुनः एक बार शहर जाना पड़ेगा। दीपा की तबीयत खराब सुनकर निशा चिंतित तो हुई, परंतु दोबारा शहर जाने के लिए उसका मन तैयार नहीं हो रहा है। शहर की जिंदगी उसे बंधन जैसी लगती है। जो खुलापन और आज़ादी गांव में है
वो शहर में कहाँ, परंतु मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। मन में चिंता का बोझ बढ़ा। यह निशा के उदास चेहरे से स्पष्ट झलक उठा। ना चाहते हुए भी निशा गांव से पुनः एक बार बिछुड़ने का दुख मन में लेकर सामान समेटने में लग गई। ऐसा नहीं है कि बेटे के पास जाने की खुशी नहीं है, खुशी है, परंतु शहर की जिंदगी पसंद नहीं है। जब जब कर्तव्य की बारी आती है तो पसंद नापसंद का तो सवाल होता ही नहीं। सदैव निशा अपने कर्तव्य को प्रधानता देती रही। आज भी वही किया उसने। मन की उदासी को अलविदा करने के लिए उसने एक दीर्घ सांस छोड़ा और होठों पर मुस्कुराहट लाकर कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं को तैयार करने लगी। शहर पहुंचते ही निशा को यह समझते देर न लगी कि दीपा गर्भवती है। बार बार उल्टियां करना, चक्कर आना, खाने के प्रति अरुचि इस बात का पक्का सबूत है। बहुत कमजोर और बहुत दुबली हो गई है दीपा। देखकर निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु यह अवस्था ऐसी होती है कि डॉक्टर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। समय के साथ ये सब ठीक हो जाएगा। निशा का काम दीपा की देखभाल करना। उससे जितना बन पड़ता है वह प्रयास करती रहती है। दीपा को क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कब क्या खाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखती है निशा। निशा का तो अपना मन रमाने के लिए कुछ न कुछ कार्य चाहिए। मिल गए उसको मन रमाने वाले कार्य। अब दीपा पहले से ज्यादा स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करने लगी। क्यों नहीं करेगी भला। देखभाल करने के लिए निशा जैसी सासू माँ जो आ गई है, इतनी प्यारी सासू माँ भला कितने लोगों के नसीब में लिखी रहती है। सचमुच दीपा स्वयं को इन दिनों भाग्यशाली समझ रही है। कुछ दिन छुट्टी लेकर घर में रहने के बाद दीपा पुनः ऑफिस जाने लगी। न सुबह उठकर नाश्ता बनाना, न तथा टिफिन तैयार करने का झंझट, न शाम को आकर चाय बनाना एवं रात के खाने की व्यवस्था करने की समस्या। निशा भला दीपा को यह काम करने की अनुमति कैसे दे सकती है। एक तो दिन भर ऑफिस का कार्य करके थकान होती है, ऊपर से घर आकर भी कार्य संभाले, ये भला निशा कैसे करने दे सकती है। निशा की देखरेख में दीपा के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है। आजकल दीपा स्वस्थ एवं सुंदर लगती है। उसे देखकर निशा के मन में आता है, हो ना हो दीपा बेटी को जन्म देने वाली है। यह बात कितनी प्रतिशत सही है यह तो पता नहीं है, परंतु गांव में ऐसी कहावत मशहूर है कि जब माँ स्वस्थ हो और दिखने में सुंदर लगे तो बेटी होती है, अन्यथा बेटा होता है। जो भी हो, निशा को इस बात की चिंता नहीं है। निशा तो इस बात से खुश है कि दीपा का स्वास्थ्य इन दिनों बहुत अच्छा चल रहा है। वह बहुत खुश रहती है। जच्चा को बच्चा होने से पहले खुश रहना अति आवश्यक है, तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है माँ। दीपा ने एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। सुनकर निशा के पांव तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह तो जैसे खुशी के मारे हवा में उड़े जा रही है और हवाओं का संग ही अपनी खुशियाँ बांट रही है। अब वह दादी बन गई है। दादी बनने की खुशी भी नानी बनने की खुशी से कम नहीं है। असल में दोनों का एक दूसरे से तुलना करना ही बेकार है। कौन सी खुशी ज़्यादा है और कौन सी खुशी कम है, यह कहना अत्यंत कठिन है। जब पहली बार निशा ने एक बेटी को जन्म दिया था, तब सासू माँ ने किस तरह रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और कितना कोसा था निशा को। वह बातें याद आते ही निशा की आंखें नम होने लगती है। निशा यह बात अच्छे से समझती है। निशा अपने पोते और बहू को लेकर घर आ गई। घर आकर फिर उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। पोते की देखभाल कैसे करनी है, दीपा को कैसे खाना देना है, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आदि आदि बातों का ध्यान रखते रखते समय कहाँ से पंख लगाकर उड़ जाता है, निशा को पता ही नहीं लगता। वह तो खुश है इस व्यस्तता भरी जिंदगी से। कुछ भी सोचने का समय ही नहीं मिलता। रात को थक कर चूर हो जाती है, तब जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है, परंतु उसके कान सदैव खड़े ही रहते हैं। पोते सोनू के रोने की आवाज़ जैसे ही आती है, दौड़कर पूछने चली जाती है उसे क्या हुआ है। जब दीपा से वह संभाला नहीं जाता तो स्वयं लेकर उसे चुप कराती है। सासू माँ के इस तरह के व्यवहार से दीपा के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव और जाग उठा। अब तो निशा और दीपा के बीच में सास बहू का संबंध ही नहीं रहा। अब तो दोनों माँ बेटी और दोस्त बन गए हैं। एक दूसरे से कोई भी बात छुपाते नहीं है।
एक बड़ी बात तब सामने आई जब 6 महीने के बाद दीपा का ऑफिस जाने का समय आ गया। सोनू को कौन संभाले, इस बात की चिंता दीपा को ज़्यादा हो रही है। दीपा को चिंतित देखकर निशा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझ में अभी भी इतना दम तो है कि मैं अपने पोते को अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। घर में सारे काम करने के लिए नौकर तो है ही। तुम चाहो तो एक खाना बनाने वाली रख दो, मेरी देख रेख में खाना बना लिया करेगी, फिर मुझे सोनू को संभालने में आसानी हो जाएगी। मम्मी आप पर मुझे पूरा भरोसा है, आप ऐसा क्यों कह रही है? मुझे तो आपकी चिंता है। आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र में एक बच्चे को संभालना इतना आसान कार्य तो नहीं है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। मैं तो चाहती हूँ जैसे आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए हैं, ठीक वैसे ही आप अपने पोते को भी अच्छे संस्कार दीजिए। आपसे अच्छी शिक्षिका और कहाँ मिल सकती है? आपने सही कहा, एक खाना बनाने वाली रख लेती हूँ जो आपकी देखरेख में खाना बना लिया करेगी, तो आप अपने पोते पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएगी। खुश होते हुए दीपा ने कहा। निशा की देखरेख में उसका पोता सोनू बड़ा होने लगा। अब वह निशा की उंगली पकड़कर लड़खड़ाकर 1-2 कदम चलने लगा। माँ बाप दा शब्द उसके मुंह से निकलने तो खुशी के आंसू निशा की आंखों में झिलमिलाने लगते। जिंदगी का यह अनोखा और सुहाना सफर निशा को इतना पसंद आ रहा है कि मन प्रसन्नता के सागर में डूबकर शांति के सुंदर सुंदर मोतियां तलाश रहा है। अपनी दादी से सोनू इतना घुल मिल गया कि जरा सा आंख से ओझल होते ही बस दादी दादी रोना शुरू। मम्मी जब ऑफिस जाती है तो हाथ हिला हिलाकर मम्मी को बाय बाय कर विदा करता है। पूरा दिन दादी को इतना व्यस्त रखता है कि उसको छोड़कर नहाने जाना भी मुश्किल हो जाता है निशा के लिए। जब निशा बाथरूम जाती है तो खाना बनाने वाली शीला थोड़ी देर किसी तरह से संभाल लेती है। इतनी व्यस्त हो तो शायद निशा अपने बच्चों को लेकर भी कभी नहीं हुई थी। अपने बच्चों का भी इतना ख्याल नहीं रखा उसने कभी। इसीलिए कहते हैं ना कि मूलधन से ज़्यादा ब्याज महत्व होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक निशा के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। निशा ने सोचा भागते दौड़ते रहने के कारण शायद हुआ होगा। उसने किसी को बताया नहीं, बात उस तक सीमित रह गई। यहाँ तक कि अपने पति देव को भी नहीं बताया। 2-1 दिन में इसी तरह चलता रहा, पर एक रात अचानक सोते सोते असहनीय पीड़ा होने लगी। वह चिल्लाकर उठ बैठी, किसी भी तरह धीर नहीं धर पा रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर देव नींद से जाग उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने जाकर अपने बेटे निखिल को जगाया। निखिल के साथ साथ दीपा भी जाग गई। दोनों ने आकर देखा निशा दर्द से करहा रही है और छटपटा रही है। निखिल को कुछ समझ नहीं आया तो उसने तुरंत मां को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। निशा को लेकर निखिल और देव दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के चेकअप करने के पश्चात वो बात सामने आई। सुनकर दोनों घबरा गए। बच्चेदानी में ट्यूमर हो गया है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। घबरा कर निखिल ने पूछा, इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? ट्यूमर इस स्टेज पर है कि बच्चेदानी निकालना पड़ेगा। उसके लिए ऑपरेशन करना अति आवश्यक है। जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करवा लीजिए। मरीज की जिंदगी को खतरा कम होगा और दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऑपरेशन की बात सुनकर निखिल ने घबरा कर पूछा, अब मेडिसिन से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है डॉक्टर साहब? होता तो मैं अवश्य बताता। आफ्टर ऑल आई एम ए डॉक्टर, जो अच्छा होगा वही बताएंगे। इस स्टेज पर तो बेहतर उपाय यही है, जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन हो जाए। बड़ी शांति से डॉक्टर ने अपनी बात रखी। निशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख भी पक्की कर दी। इधर सोनू का दादी के बिना रो रो कर बुरा हाल हुआ। जब से नींद में से उठा है, जब से बस एक ही बात की जिद पकड़ी हुई है, दादी दादी कहाँ है? दादी जाऊंगी, दादी ले चलो। हार कर दीपा और निखिल को आखिर सोनू को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में दादी को देखते ही मुखड़े पर उज्जवल हंसी बिखर गई और जोर जोर से बोल पड़ा, दादी दादी मैं आ गया, मुझे खेलना है आपके साथ। झट से जाकर दादी की गोद में बैठ गया।
अपने प्यारे पोते को गोद में बैठाकर निशा भी भावुक हो उठी। सोनू के माथे पर एक चुंबन अंकित करते हुए रो पड़ी। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए निशा ने कहा, सोनू, मेरा प्यारा सोनू, दादी कुछ दिन अस्पताल में रहेगी, तुम रोना नहीं। मैं ठीक होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अपनी माँ को परेशान नहीं करना, मेरा प्यारा राजा बेटा। और उसे गले से लगा लिया। सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया। सबने शांति की सांस ली। सबके मुखड़े पर इतने दिनों के बाद हंसी की उजली किरणें दिखाई दी। दीपा ने 15 दिन की छुट्टी ले ली अपनी सासू माँ की देखभाल करने के लिए। घर संभालना, घर में सोनू को संभालना, अस्पताल में सासू माँ की देखभाल करना, सारे कार्य दीपा और निखिल ने मिलकर बखूबी संभाल लिया। दोनों का साथ देव ने दिया। ऑपरेशन की बात सुनकर सालू और गरिमा भी आ गई। इन दोनों के आ जाने से दीपा को काफी राहत महसूस हुई। दोनों ने अस्पताल में अपनी मां की देखभाल का कार्य संभाल लिया। दीपा ने घर गृहस्थी का कार्य संभाल लिया। पूरे परिवार को बहुत समय के बाद एक साथ देखकर निशा को भी बहुत सुकून महसूस हुआ। भाभी और नंदों के बीच इतना सुंदर तालमेल देखकर भी निशा की आंखों की बड़ी राहत महसूस हुई। एक हफ्ते के बाद सालू और गरिमा अपने अपने घर चली गई। धीरे धीरे निशा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। दीपा ने भी सासू माँ की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। निखिल और देव ने भी हर संभव निशा का ध्यान रखा। जीवन में पहली बार सब लोगों से इतनी सेवा पाकर निशा की आंखें ना भीगे, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। जीवन भर सबकी सेवा करती रही निशा, परंतु सेवा पाने में सही मायने में कैसा सुख होता है, इसका एहसास उसे बीमार पड़ने के बाद ही हुआ। सबसे इतना स्नेह पाकर भगवान को बार बार धन्यवाद देती रही। हे भगवान, तुमने मेरा भाग्य बहुत फुर्सत में गढ़ा है। सब लोगों ने मुझ पर इतना स्नेह लुटाया, मेरा इतना ध्यान रखा। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव सब पर बनाए रखना प्रभु। तुम्हें सत सत नमन। नहीं मम्मी जी, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। कोई कार्य करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जाइए, आप आराम करिए, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। निशा उठकर धीरे धीरे कुछ करने के लिए रसोई घर की ओर जा रही थी। तभी दीपा ने उसे बड़े प्यार से टोक दिया। बैठे बैठे समय काटे नहीं कटता, इसीलिए सोच रही थी तुम्हारा थोड़ा बहुत हाथ बटा दूं। निशा ने झिझकते हुए कहा, काम कहाँ भागे जा रहा है मम्मी जी, आप ठीक हो जाइए पहले। अभी बहुत कमजोरी है आपके शरीर में, आप ही का घर है, काम भी आप ही को संभालना है और आपके पोते को भी संभालना है। वैसे भी आपके लाड़ प्यार में सोनू बहुत जिद्दी हो गया है, मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनता। कुछ भी कहो तो बस एक ही रट लगाता है। नहीं, मैं दादी के पास जाऊंगा, सब दादी करेगी, दादी खिलाएगी, दादी नहलाएगी। जितने सारी बहाने है वह उसे केवल आप ही संभाल सकती है। कुछ दिनों के बाद तो मुझे ऑफिस जाना है, तब रहना आप दोनों दादी पोता, खूब मस्ती करना दोनों मिलकर। इसके पहले आपको पूरी तरह ठीक होना पड़ेगा, तभी आप अपने लाडले पोते को संभाल सकती हैं। मुस्कुराते हुए दीपा ने सासू माँ से कहा। दीपा की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर निशा की आंखें गीली ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आंखों में आंसू लेकर भर्राई हुई आवाज में उसने कहा, लोग कहते हैं पराई लड़की कभी अपनी नहीं हो सकती, जाने क्यों लोग ऐसा सोचते हैं। मैं तो सामने देख रही हूँ साक्षात, पराई लड़की ने तो अपनी लड़की से भी ज्यादा ध्यान रखा मेरा। जो लड़की इतना प्यार लुटा सकती है वह पराई कैसे हो सकती है। सचमुच दीपा, अगर तुम मेरी देखभाल नहीं करती तो मैं इस बार जिंदा नहीं बचती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। भगवान हर जन्म में तुम्हें मुझे बहू के रूप में दे और मैं तुम्हें बेटी बनाकर अपने गले से लगा लूं। सासू माँ के मुख से पहली बार अपना नाम सुनकर और उनकी बातें सुनकर दीपा की आंखें भी भीगने लगी। वह सासू माँ के पास आकर बैठ गई और उनके गले में हाथ डालकर आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी जी, आपने भी तो मेरा इतना ध्यान रखा था। जब मैं गर्भवती थी मेरी माँ के ना होने की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। शायद मेरी माँ भी इतना ध्यान नहीं रखती जितना आपने रखा। मुझे एक पल के लिए अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। जो सासू माँ इतनी अच्छी हैं, उनके लिए मैं जीवन भी लुटा सकती हूँ। प्यार तो बहुत छोटी सी बात है। दीपा की प्यार भरी बातें सुनकर निशा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भावुक होकर उसने दीपा के माथे पर एक स्नेह चिन्हित अंकित कर दिया और कहा,
अगर मैं माँ की जैसी हूँ तो आज से मुझे मम्मी जी मत कहना, केवल माँ कहकर पुकारना। तुम्हारे मुँह से माँ सब सुनने के लिए मेरे कान तरस रही हैं। सासू माँ की प्यार भरी बातें सुनकर दीपा के आंसू भी धैर्य का बांध तोड़कर कपोलों पर बहने लगे। अश्रु शक्ति आंखें खोलकर माँ कहकर वह सासू माँ के गले लग गई। पूरे वातावरण में स्नेह की किरणें फैलकर वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया और चारों ओर स्नेह की सुगंध बिखर गई। आज निशा को सही मायने में अपने जीवन को एक नए रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन की एक नई परिभाषा मिल गई। निशा स्वस्थ हो गई पूरी तरह। फिर से शुरू हो गई उसकी दिनचर्या। सुबह उठकर दीपा का हाथ बटाना। निखिल और निशा रसोई घर को संभाल लेते हैं और दीपा सुबह उठकर सोनू को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए। कई बार दीपा मना करती है, मम्मी आप रहने दीजिए, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। परंतु निशा कहाँ मानने वाली दीपा की बात। उसे तो बैठे बैठे ही बोरियत सी महसूस होने लगती है। काम में लगी रहती है तो मन चंगा, जैसे बचपन में आदत पड़ी है उसे बुढ़ापे में बदली तो नहीं जा सकती है। काम में व्यस्त रहती है तो उसका मन खुश रहता है। सोनू अब बड़ा होने लगा है, उसे खेलने के लिए घर में कोई साथी चाहिए। कई बार अपनी दादी से कह चुका है, दादी मेरे दोस्त सक्षम की बहन भी है, वह अपनी बहन के साथ खेलता है। कई बार आकर मुझे बताता है मेरी कोई बहन क्यों नहीं है, मम्मी से कहिए ना अस्पताल से मेरे लिए एक बहन लेकर आए, अकेला खेलने में मेरा मन नहीं लगता। निशा उसे क्या जवाब दे समझ में नहीं आता है। सोनू को चुप कराने के लिए बस इतना कहती है, एक दिन तुम ही अपनी माँ से कह दो ना तुम्हारे लिए कोई बहन लेकर आए, मेरी बात नहीं सुनती तुम्हारी माँ। सचमुच एक दिन सोनू ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, मम्मी मेरे दोस्त सक्षम की एक बहन है, वह अपनी बहन के साथ खेलता है, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है, आप अस्पताल से मेरे लिए एक बहन लेकर आओ ना, दोनों मिलकर खेलेंगे, खूब मजा आएगा। सोनू के मासूम सवालों का क्या जवाब दे दीपा, कुछ समझ में नहीं आया तो इतना ही कहा, ले आएंगे बेटा, जब समय होगा तो ले आएंगे, अभी तुम अपनी दादी के साथ खेलो, दादी कितने अच्छे से तो खेलती है तुम्हारे साथ, मेरा अच्छा बेटा जिद नहीं करते, अभी तुम सो जाओ बेटा, कल सुबह फिर उठना है स्कूल के लिए, मेरा राजा बेटा। सोनू के सवालों से परेशान होकर एक दिन निशा ने हिम्मत कर ही डाली, दीपा बेटा तुमसे एक बात करनी है, बुरा मत मानना। सोनू आजकल मुझसे बहुत सवाल करने लगा है, वैसे उसका सवाल गलत भी नहीं है, हमेशा कहता है दादी मेरी कोई बहन क्यों नहीं है, मम्मी से कहो ना मेरे लिए अस्पताल से एक बहन लेकर आए, मैं क्या जवाब दूं उसे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं दूसरे बच्चे के लिए सोच लेते तुम दोनों। माँ हमने भी कई बार सोचा है परंतु हिम्मत नहीं होती, आप ही बताइए दूसरा बच्चा आ गया तो उसे कौन संभालेगा। आपकी तबीयत भी अब इतनी ठीक नहीं है और आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, दूसरे बच्चे को संभालने का सोचकर तो मुझे डर लगता है। सोनू को संभालने में ही कितनी परेशानी उठानी पड़ी। दीपा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं और तुम्हारे पिताजी मिलकर संभाल लेंगे, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, घर में सारे कार्य करने के लिए नौकर है, कुक है, मुस्कुराते हुए समझाया निशा ने। नहीं माँ, पापा की तबीयत ठीक कहाँ है, उनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, वे तो अपनी तबीयत को लेकर ही परेशान हैं, उनको अलग से परेशान करना उचित नहीं है। घर में नौकर है तो क्या हुआ, एक बच्चे को संभालना तो बड़ा कठिन काम है, कई काम संभल जाते हैं लेकिन बच्चा संभालना बहुत मुश्किल काम है। आप चिंता मत करिए, सोनू को मैं समझा दूंगी। दीपा ने समझाते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग अच्छा समझो। मेरे मन में एक बात थी सो मैंने कह दिया, इसका बुरा मत मानना। कैसी बातें करती हो आप, माँ की बात का बेटी बुरा क्यों मानेगी। आप मन में कुछ मत रखिए, मैंने बुरा नहीं माना। अच्छा किया आपने मन की बातें मुझसे की, मन की बातें मुझसे नहीं करेगी तो किससे करेगी। मुस्कुराकर दीपा ने कहा। समय का चक्र चल रहा था जैसा हमेशा चलता है। निशा का समय भी अच्छा ही चल रहा था, परंतु एक रात अचानक पति देव की तबीयत बहुत खराब हो गई।
उसे दिल का दौरा पड़ गया। रात को ही आनन फानन में अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक पहुंचते ही थे कि तबीयत और बिगड़ने लगी। जल्दी से डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कराया, परंतु समय जब खराब होता है तो किसी से कह कर नहीं आता। निशा का वक्त भी खराब आ गया था। पति देव चल बसे, डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। निशा का बड़ा मन था थोड़ा सा समय निकालकर दोनों मिलकर गांव जाएंगे, कुछ दिन गांव में रहेंगे, घर की देखभाल करेंगे, पर नसीब ने साथ नहीं दिया। मन की इच्छा मन में ही रह गई। एक बार निशा ने बेटा बहू से भी कहा भी था, कुछ दिनों के लिए मैं गांव चली जाती हूँ, तुम लोग छुट्टी लेकर सोनू की देखभाल करो, परंतु दोनों ने मना कर दिया। नहीं माँ, आपको अकेले गांव नहीं जाने देंगे, चलना है तो सब मिलकर चलेंगे। सोनू के स्कूल की छुट्टी हो जाने दो, फिर हम सब मिलकर 2-4 दिन के लिए गांव होकर आएंगे, आपके मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बेटा बहू की बातें सुनकर निशा चुप हो गई। ठीक ही तो कहा है दोनों ने, अभी मेरी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही और उम्र भी ज़्यादा हो गई है। ऐसे में अकेले जाकर गांव में रहना भी ठीक नहीं है। बच्चे मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, उनके विरुद्ध जाकर कोई काम करना उचित नहीं होगा। मन ही मन सोचा निशा ने। समय बड़ा बड़ा घाव भर देता है। निशा का घाव भी भर दिया। धीरे धीरे वह पहले जैसी हो गई, पर जीवन में एक कमी सी महसूस होती है, पति की कमी। अब घर में अकेली रहती है तो अतीत की उन पगडंडियों में मन विचरने लगता है, जहाँ से जिंदगी का सबसे कठिन रास्ता चलना शुरू हुआ था। पहले पति थे तो सुख दुख बांट लिया करती, पर अब मन ही मन सोचकर ही रह जाती। जितना संभव होता है बच्चों से बांट लेती है, बाकी मन की बात मन में रह जाती है। पर उसने मन को समझा लिया, अब जब तक जीवन है यह कमी तो रहेगी, इसी के साथ जीवन का रास्ता भी चलना पड़ेगा, हंसना मुस्कुराना भी पड़ेगा। बच्चों को खुश रखने के लिए स्वयं को भी खुश रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। मेरी जिंदगी में भगवान ने सब कुछ तो दिया है, फिर पीछे मुड़ मुड़ कर देख कर मन में उदासी भर लेने का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन सबको इस दुनिया से छोड़कर जाना पड़ता है, मुझे भी एक दिन जाना ही होगा, परंतु जब तक जीऊं क्यों ना बच्चों के साथ खुश रहकर जिंदगी गुजार दूं। मुझे खुश देखेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे। मैं एक माँ हूँ, बच्चों की खुशी के लिए तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे बच्चों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आए। भगवान ने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है, सोनू के रूप में। सोनू है ना, जीवन के खालीपन को दूर करने और खुशियां भरने के लिए। सारी बातें सोचकर निशा के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई और जीने की ऊर्जा मिल गई।